नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे व्यवहारवाद। जो कल क्लास में हमने विशेषता देखी थी उससे पहले मैं उसका बेसिक अर्थ समझा था। आज वही हम देखेंगे व्यवहारवाद की क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है व्यवहारवाद की। ऐसी कौन सी इसमें कमियां थी जिस वजह से इसको इतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी और उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो बिंदुवार अगर हम इसको देखें व्यवहारवाद की आलोचना, तो उसमें पहली आलोचना हम ये है कि ये अत्यधिक शब्दों के आडंबरों से भरा हुआ था। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको ये नए शब्दावली यूज करने की अपनी फिराक में था कि इसमें बहुत सी नई अपरिचित शब्दावली को, नए संप्रतियों को और शुष्क वाक्य रचना के हिसाब से एक साहित्य से दूर हटकर विषय को वैज्ञानिक बनाने के लिए शुष्क वाक्य रचना, जो साइंटिफिक विषय में सेंटेंस बनते हैं उस हिसाब से इसमें आने, तो वो सब्जेक्ट में एक निरस्ता आने लग गई। और जिस भारी भरकम शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया उसके कारण ऐसा प्रतीत होता था कि ये केवल एक शब्दों का आडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बस नए नए शब्द यूज ले रहे, कोई नई थ्योरी निकल के नहीं आ रही थी। पॉलिटिकल साइंस में कोई नया यूज नहीं आ रहा था, राजनीति विज्ञान में बस नए नए शब्द, बस बड़े बड़े शब्दों को यूज करना, ये यहीं तक इनका काम रह गया। तो व्यवहारवाद के विद्वान केवल शब्दों के जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देने लगे कि इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे परिणाम ये होता है। तो इसका परिणाम क्या निकला कि सिर्फ सुनहरे शब्दों के जाल में राजनीति विज्ञान की जो अंतरात्मा थी वो खत्म हो गई थी। जो सब्जेक्ट की आदर्शवाद को लेकर चलती है वो अंतरात्मा खत्म हो गई थी। न्यूट्रलिटी, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करने लगे, अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और शब्दों का आडंबर का जाल विकसित कर लिया था नई थ्योरी विकसित करने की जगह। तो ये अत्यधिक शब्दांबर से युक्त था। दूसरी इसमें यह आलोचना है कि इसने राजनीतिक व्यवहार की धारणा ही गलत प्रस्तुत कर दी। व्यवहारवादी क्या मानते थे कि राजनीतिक विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन की जगह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। परंतु व्यवहारवादी मनुष्य के व्यवहार का एक विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे कि मनुष्य का व्यवहार एक कंटिन्यू ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं होता। मनुष्य जैसे राजनीतिक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान में एक कंटिन्यू आप थ्योरी प्रस्तुत नहीं कर सकते जैसे साइंस में करते हो। तो व्यवहारवादी नियमितताओं पर अधिक जोर देते थे। नियमितता जो इसकी पहली मान्यता भी थी, इस पर ज़्यादा जोर देते थे। तो वो मनुष्य के व्यवहार को मुख्यतः सामान्य और नियमित गुणों का अध्ययन करते थे कि ये बार बार ये व्यवहार करता था, इनका अध्ययन करना चाहिए। जो अलग से हटने वाले व्यवहार थे उनका अध्ययन नहीं करते थे। तो इनके रिसर्च में अद्वितीय या यूनिक घटनाओं की उपेक्षा की जाने लगी। वो सिर्फ घटनाओं के पीछे सामान्य नियम और नियमितता खोजने में व्यस्त रहते थे। इसलिए आलोचक उन्हें सामान्य नियम खोजने वाले कहकर पुकारते थे। सामान्य नियम खोजने वाले। तो दूसरी आलोचना ये थी। तीसरी आलोचना इसकी है कि राजनीतिक विज्ञान एक परिशुद्ध विज्ञान नहीं होता है। और व्यवहारवादी क्या कोशिश में थे, विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, जबकि ये असंभव था। प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों में बड़ा अंतर होता है और दोनों के तथ्यों की तुलना करते तो बहुत जटिल और अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। जैसा कि विज्ञान की लेबोरेटरी तो आप एक लैब होती है, पर राजनीतिक विज्ञान की लैब पूरा समाज होता है। तो इतने बड़े लेबोरेटरी में आप अगर अनुसंधान करोगे तो आपके निष्कर्ष निकल के आएंगे वो पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं आएंगे और एकदम जैसा कि भौतिक विज्ञान के सिद्धांत आते हैं उसके समकक्ष ये थ्योरी निकल कर नहीं आएगी। तो कार्ल पॉपर ने कहा है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की व्यवहारवादियों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं बढ़ सकी। अगर ऐसा होगा मगर वैसा होगा
तो एक सामान्य सिद्धांत नहीं दे पाए विशुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में। नेक्स्ट आलोचना की इन्होंने उपागम या पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया था कि ऐसी आंकड़े एकत्रित करने के लिए, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए इतने उलझे रहे ये आपस में कि व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भूल गए। केवल पद्धतियों पर महत्व देना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रह गई। ये राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के जो आंतरिक तत्वों का इंटरव्यू और प्रश्नावली की क्वेश्चनरी की तकनीकों का पता ही नहीं लगा सके कि कौन सी हमें लोगों से क्वेश्चन करने हैं, प्रश्नावली करनी है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार समझने के लिए, उनका किस टाइप से इंटरव्यू साक्षात्कार लेना है। तो ये एक तरीके से राजनीतिक विज्ञान एक अंतःस्थल, राजनीतिक अंतःस्थल का सत्यापन करना असंभव हो गया। पद्धतियों का ही प्रयोग करो, पद्धतियों का ही प्रयोग करो। इस पद्धतियों में आप इंटरनली क्या यूज कर रहे हो, कौन सी प्रश्नावली यूज कर रहे हो, उनका आपको नहीं पता। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है कि राजनीति का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, जबकि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता को अत्यधिक मान्यता देते थे। जब रिसर्च करने वाला होगा, अनुसंधान करता होगा, वो व्यक्तिगत मूल्य उसके कहीं न कहीं उसके निष्कर्ष को प्रभावित तो जरूर करते हैं। कोई भी आदमी रिसर्च कर रहा है तो उसका पूर्वाग्रह या फिर उसका व्यक्तित्व है, उसके रिसर्च को थोड़ा बहुत तो प्रभावित करता ही है। और जबकि कोई शोधकर्ता अपने रिसर्च को शुरू करता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्य को, हितों को, जिज्ञासाओं को प्रभावित करता रहता है कि मेरी ऐसी जिज्ञासा, मैं इस विषय पर शोध करना चाहता हूँ ऐसी, तो वो वैज्ञानिक विषय नहीं रह जाता है, मूल्य की कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। तो ली स्ट्रॉस के शब्दों में कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है, और यही हुआ कि सिर्फ कूड़ा करकट करके छोड़ दिया सब्जेक्ट का। नेक्स्ट इसके कि एक पद्धति बहुत ही खर्चीली है। सूचना तकनीक का प्रयोग, शोध को पूरे समाज विज्ञान में आप समाज को प्रयोगशाला बना रहे हो तो इनको डाटा एकत्रित करना, सांख्यिकी एकत्रित करना, तो इससे बार बार सर्वेक्षण करेंगे आप और उनका विश्लेषण करने के लिए नई नई सूचना तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तो एक बहुत ही खर्चीला रिसर्च बन जाता है। तो ये इसकी एक आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है कि आप छोटे स्तर के, जो सूक्ष्म स्तर के अध्ययन के निष्कर्ष है, उनको लघु स्तर पर लागू करने में समस्या आती है। एक आप गांव में या फिर एक कोई पर्टिकुलर कॉलोनी का आप अध्ययन करते हो और उसके आसपास निष्कर्ष निकालते हो, उसको पूरे शहर पर या पूरे देश पर या पूरे राज्य पर आप लागू करने नहीं सकते। तो ये एक उनकी प्रमुख समस्या थी व्यवहारवादियों की। वो एक माइक्रो सूक्ष्म स्तर पर जो विश्लेषण करते थे और उनको बृहद स्तर पर विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का स्थापित नहीं कर पाते थे। वही बात है कि सूक्ष्म एक गांव के आप थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार और विचारों का अध्ययन करके निकाल गए निष्कर्ष को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू नहीं कर सकते और वैज्ञानिक भी नहीं होता है। तो ये इनकी मुख्य कमजोरी रह गई। नेक्स्ट है इनकी संख्यात्मक पद्धति से मानव स्वभाव का मापन संभव नहीं होता है। जैसा कि पहले ही पता था कि आंकड़ों और संख्यात्मक पद्धति पर अधिक जोर देते थे, तो व्यवहारवाद पर एक दोष ये भी दिया जाता है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानव स्वभाव के गुणात्मक पहलू का अध्ययन नहीं किया जा सकता। गुणात्मक पहलू का अध्ययन नहीं किया सकता। मानव स्वभाव बहुत ज़्यादा जटिल होता है और इसके अंतर्मन की गहराइयों और उनकी जटिलताओं और सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन कर ही नहीं सकते आप। मनुष्य की मनोवृत्ति और उसको मनोवृत्ति को प्रेरक करने वाले कारकों का रियल ज्ञान हमें प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो व्यवहारवादी यूज करते थे। तो ये इनकी क्रिटिसाइज थी मुख्य। दूसरी एक दो क्रिटिसाइज और है कि इन्होंने दूसरी पद्धतियों को, तकनीकी या अन्य पद्धतियों को भी नकारा, जो एक तरीके से सही नहीं रहा।
ये सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, और परंतु इस आधार पर वो कोई कैसा फ्यूचर होगा, कैसा होना चाहिए, ये काम नहीं कर सके। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास, उनका नीति दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा की परिकल्पनशीलता, राजनीतिक विवरण आदि की सहायता नहीं ली, और ये ज़रूरी होती है पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन में। आप जो को भी सोशल साइंस का अध्ययन करोगे उसमें ये ज़रूरी होती है। तो इनकी नेक्स्ट क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव क्या पड़ा व्यवहारवाद का। सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक इन्होंने कदम उठाया, ये इसकी पहला प्रभाव है। इसकी कुछ उपयोगिता भी है। पहली उपयोगिता यह है कि इसने एक राजनीतिक विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। नए रूप में उसकी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था, और इसने राजनीतिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने ये बोला कि राजनीतिक वैज्ञानिक जो अब तक केवल नैतिक और मूल्य और आदर्शों से संबंध रखते थे, उन्हें यथार्थ के धरातल पर खड़ा होकर यथार्थवादी राजनीति का भी अध्ययन करना चाहिए। चौथा, इसका प्रभाव राजनीतिक विज्ञान पर यह था कि इससे वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से व्यवहारवाद ने नई अंतर्दृष्टि, नई पद्धति और नए मापन और नूतन क्षेत्र स्पेयर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस प्रदान किए, और इसी के परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान में साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली और सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुए, और मतदाता व्यवहार जैसे अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में शामिल किए जाने लगे। तो इस प्रकार व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रतीक था जो नवीन राजनीतिक शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय रूप से रही थी, और इनके द्वारा अपनाई गई शोध प्रणाली को आधार उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए असफल जरूर रहा हो, परंतु इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को उसकी गहराई से जगाने का काम किया, और इसमें शोध के नवीन आयामों को खोल दिया और नई तकनीकों का आविष्कार किया। तो ये व्यवहारवाद का आलोचना और इसकी उपयोगिता या वो महत्व, राजनीतिक विज्ञान पर इसका प्रभाव हमने देखा आज के दिन में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, और उसके बाद आपका ये पहली इकाई कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।